नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। तो जब ये सेकेंड लॉ डेवलप हो रहा था तो उस टाइम जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क किया, उन्होंने कुछ कुछ स्टेटमेंट डिलीवर किया और वही स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन गया। ठीक है, तो बेसिकली वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या काम किया और कैसे डिलीवर किया, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो रोल रहा वो वर्क में, वो सबसे ज्यादा जो है कार्नोट का रहा और क्लैसियस का रहा। तो मेनली इन दो लोगों ने जो है वर्क किया और बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए, कुछ स्टेटमेंट दिए। तो वो सारे स्टेटमेंट जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करते हैं उन सबको हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो पहला काम, ये सेकंड लॉ हमें बता क्या पाता है। जैसा कि हमने देखा कि ड्रॉबैक में फर्स्ट लॉ के वो डायरेक्शन नहीं बता रहा था, लेकिन सेकंड लॉ क्या है, हमें डायरेक्शन बता सकता है, हीट फ्लो बता सकता है। नेक्स्ट, state that total entropy of an isolated system can never decrease over time। अब ये कह रहा है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे हमने क्लोज बॉटल की बात की, ना तो उसमें मास जा सके ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो, ऐसी बॉटल हो, तो अगर ऐसा है तो उस केस में हम कहें कि जो उसकी टोटल एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इफ ऑल, ओनली इफ ऑल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जैसा कि हमने इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था पहले भी कि अगर एक बॉटल हो और बॉटल में आप वाटर रख लो, तो वाटर अगर क्या है, वाटर अगर आधा फिल किया है तो ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा। ठीक है, और ये रिवर्सिबल होता है। ये अगेन अगर यहाँ पे वाटर वेपर्स ज्यादा बन जाएंगे तो ये वाटर वेपर्स कंडेंस होकर किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होते रहेंगे। या फिर अगर आप देखते हो कि अगर आपने थोड़ा सा धूप में रख दिया, वाटर वेपर बन गया और फिर आप इसे थोड़ा सेक कर दो तो सारा वाटर में मिल जाता है, सारा वेपर। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि जो उसकी एंट्रोपी है वो डिक्रीज नहीं करेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हमने किसके लिए बात किया, रिवर्सिबल के लिए। अगर हम इरिवर्सिबल के लिए बात करें, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो जो सेकंड लॉ है वो सेकंड लॉ स्टेट करता है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस एंड द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इन सेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अगर हम जो हमारा प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल हो। थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल का मतलब है क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझो। थर्मोडायनेमिक इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर हम उसको हीट दें, ठीक है, अगर उसको हीट दें, जैसे आप इसको समझ सकते हो कि जो हमारे थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स होती हैं, ठीक है, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, दोबारा मेल्ट करके रीसेप कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिनको आप मेल्ट करके रीसेप नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार अगर आपने उसको हीट किया तो दोबारा वो फिर जिस शेप में आपने उसको बनाते वक्त ढाल लिया, उसके बाद वो दोबारा दूसरे शेप में हीट के प्रयोग से नहीं जाएगी। जैसे जो हमारे बिजली के स्विचेज एंड सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो पॉलीमर्स यूज होते हैं उनका, तो कहने का मतलब वो क्या है। या फिर जैसे मैंने कहा कि कार्बन से आपने डायमंड बना लिया, आप सोचो आप डायमंड से अगेन कार्बन बना लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अब अभी हम ये कहें कि चलो पानी को हीट करें, वो वेपर में हो गया, तो अगर उसको कूल करोगे तो फिर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड लॉ स्टेट बाय वेरियस साइंटिस्ट एंड एज पर देयर व्यूज। तो सेकेंड लॉ को बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया और उनके व्यूज क्या क्या है, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, यही सारे स्टेटमेंट पढ़ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एज पर सादी कार्नाट इन 1824। तो जब 1824 में इन्होंने अपना वर्क किया और उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे, वो एक फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, हालांकि बहुत सारी बुक में इस का फर्स्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 1824 में, और उन्होंने बेसिकली स्टेटमेंट नहीं दिया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली से प्रूफ करके दिखाया भी था। ठीक है, दिखाया था, उसी की बेसिस पे उन्होंने अपने पेपर में इन लाइंस को लिखा था कि देयर इज एन अपर लिमिट टू द इफिशियंसी ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। बेसिकली वो किस पे काम कर रहे थे,
वो स्टीम हीट इंजन पे काम कर रहे थे, और जो इंजन को वो हीट देते थे जिससे स्टीम बनती थी और वो स्टीम काम करती थी। जैसा आप पहले भी पढ़ते थे ना कि जो है जेम्स वाट का भाप का इंजन, तो भाप के इंजन में भी यही होता है कि कोई चीज हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं और नीचे से हीट करते हैं, भाप बनती है, उस वाइपर के प्रेशर से जो हमारा एक इंजन का जो चक्का होता है वो मूव करता है, और मूव करता है तो सारे मूव करने लगते हैं। में बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। तो उन्होंने यही कहा कि देयर इज एन अपर लिमिट, एक लिमिट है कि उसकी इफिशियंसी उस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब था कि नो एनी मशीन कैन हैव 100% ऑफ इफिशियंसी, एक ही मतलब था। ठीक है, बट उन्होंने जैसा कहा तो उसको ये कहा गया, हीट इंजन के रिस्पेक्ट में कहा था, तो इसलिए इसे पहले कहा गया कि ये कारनॉट रूल है, या फिर कारनॉट ने एक लिमिट लगा दी कि वो लिमिटेड रहेगा। ठीक है, इसे कारनॉट अपर लिमिट जो कहा है वर्ड, इसकी वजह से उसे कहा गया कारनॉट रूल या कारनॉट लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है रुडोल्फ क्लैसियस का। क्लैसियस ने क्या किया कि जो कारनॉट का वर्क था उस वर्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उसके रिजल्ट को इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट क्या किया कि जो रिजल्ट में एक चीज कांस्टेंट आ रही थी, जैसे अभी हमने इंट्रोपी में बात किया, उसे एक नया टर्म दे दिया और उसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट डिलीवर किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या था, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का स्टेटमेंट बन गया। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। देखो पीछे अभी हमने जो इंट्रोपी पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी, उसमें हमने देखा कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए लेके हमने प्रूव भी किया, तो सेम चीज को कह रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी टू लोअर टेम्परेचर टू वन एट हायर टेम्परेचर without at the same time converting some work to heat। इन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर हम किसी भी लोअर टेम्परेचर की बॉडी को उससे हीट लें और हायर टेम्परेचर की बॉडी में कन्वर्ट कर दें। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर है एक तरीके से। तो जो रेफ्रिजरेटर वर्क करता है उसी तरीके को उसी का स्टेटमेंट है एक तरीके से कि ये इम्पॉसिबल है। वो कुछ ना कुछ अपने मैकेनिकल हीट के तौर पे, जैसे कि आप देखते हो फ्रिज अगर चल रहा होता है तो फ्रिज के पीछे जो कंप्रेसर लगा होता है या फ्रिज की जो बॉडी होती है वो हीट होती है। यही कहा कि बहुत सारा वर्क जो है वो हीट के फॉर्म में निकल जाएगा, पूरी तरीके से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ। कुछ ना कुछ पार्ट उसका हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाए, मैकेनिकल हीट लॉस हो जाए, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है वो आता है लॉर्ड कैल्विन का। ठीक है, ये स्टेटमेंट था 1851 में इन्होंने दिया था। इट इज इम्पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम ए हॉटर reservoir and convert it completely into work by cyclic process without transferring a part of heat to the cooler reservoir। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस की हम बात करें और उसमें हम हीट ट्रांसफर की बात करें, तो हम कूलर जो रिजर्वायर है उससे अगर हम हीट लेके हाटर रिजर्वायर को दे रहे हैं तो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोर्शन हीट के रूप में उस कूलर रिजर्वायर को, जो कूलर रिजर्वायर है उसको गेन कर जाएगा। तो आगे सेम कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हुआ, कि मतलब इफिशियंसी कैन नॉट बी 100%। ठीक है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट कन्वर्ट टोटल हीट टू वर्क। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल था, लेकिन आगे जब देखेंगे कि जो जो ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ एंट्रोपी, ये एंट्रोपी हमारे बहुत काम का रहा और ये बहुत जगह यूजफुल है। नेक्स्ट है प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको एग्जाम में आता है तो ये सारे स्टेटमेंट आपको लिखने होते हैं कि किसने क्या कहा, क्योंकि ये टॉपिक करके दे रखा है, तो दैट्स वाई आपको मैं सारे स्टेटमेंट जितने भी मुझे मिले और जिन जिन लोगों को मिले मैंने सबको लिखा है। ठीक है, मैंने नेट से भी लिखा, बुक से भी लिखा है।
every process occurring in nature proceed in the sense in which the sum of the entropies of all bodies taking part in the process is increased. तो सेम जो सेकेंड लॉ का कंक्लूजन है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, जिसे आप प्रूव भी करोगे आगे, उसी चीज को इन्होंने कहा कि अगर कहीं पे कोई नेचुरल प्रोसेस है, तो अब देखो अगेन यहाँ हमने जैसे ही कहा कि अगर ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस होते ही क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। स्पॉन्टेनियस हो गया मतलब डायरेक्शन को हम बात कर रहे हैं कि फॉरवर्ड को फेवर कर रहा है, तो सेकंड लॉ जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि ये स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो जो सम ऑफ द एंट्रोपीज होगा ऑल बॉडीज, जो भी उस ट्रांसफॉर्मेशन में, मैकेनिकल वर्क में या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये प्लैंक का स्टेटमेंट। और इसका ठीक उल्टा या इसी को हम उलट के भी कह सकते हैं, सिंस दिस इज फॉर नेचुरल प्रोसेस दैट आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, यही ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये रिवर्सिबल होता है, और अगर हम कहें कि रिवर्सिबल के लिए, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो सम ऑफ द एंट्रोपीज रिमेन्स अनचेंज। ठीक इसका उल्टा। हाँ, ये कह सकते हो कि यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने अनचेंज क्यों लिखा, यहाँ पे इसलिए लिखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जितना चेंज फॉरवर्ड के लिए होगा उतना बैकवर्ड के लिए होगा, तो टोटल चेंज क्या होगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि हमने यहाँ पे इरिवर्सिबल को उल्टा किया, रिवर्सिबल किया, तो ये भी इंक्रीज के बजाय ये इंक्रीज, ये स्टेटमेंट इंक्रीज के बजाय डिक्रीज है, नहीं, ये अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेस हैं और दोनों एक दूसरे के नेचर में अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कारा थियोडोरी। इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने जो है 1909 में स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इन एवरी नेबरहुड। अब देखो, जो हम नेचुरल प्रोसेस या सराउंडिंग की बात कर रहे थे, या फिर यहाँ पे जो ऑल बॉडीज लिखा है, ऑल बॉडीज का मतलब क्या, जो उसके आसपास है सारी बॉडीज का। तो सेम चीज को उन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्म किया कि इन एवरी नेबरहुड ऑफ एनी स्टेट एस, किसी स्टेट एस की बात करें, किसी एक एंट्रोपी एस की बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे एंट्रोपी एस है, ऑफ एन एडियाबैटिकली इनक्लोज सिस्टम। ठीक है, तो अब एडियाबैटिकली अगर आपने कह दिया, एडियाबैटिकली का मतलब क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जहाँ पे क्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, और अगर उसको आपने हीट ही नहीं दिया, अगर उसका हीट कंटेंट ही कांस्टेंट है, अगर उसके लिए क्यू कांस्टेंट है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और डी क्यू बाई टी क्या हो जाएगा, अगेन जीरो, तो डी एस क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर हम एडियाबैटिकली इनक्लोज सिस्टम की बात करें, तो देयर आर स्टेट इनएसेसिबल फ्रॉम एस। ये कह रहे हैं कि अगर जो स्टेट है उस पे हम एस की बात नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बता इनएसेसिबल है, उसकी बात करना कोई फायदेमंद नहीं है। तो सिंपल है, क्योंकि वहां पे एस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डिफरेंट जो पीपल्स थे उनका बस सोचना अलग था, लेकिन कहना सेम था। अब देखो, इन्होंने एडियाबैटिकली टर्म यूज कर दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज कर दिया, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि क्यू कांस्टेंट, यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये मिक्स है केल्विन का और प्लैंक का, जो लॉर्ड केल्विन थे और मैक्स प्लैंक, इन दोनों का जो है ये मिक्स स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस ए cyclically operating device, the sole effect of which is to absorb energy in the form of heat from the single reservoir and to deliver an inequivalent amount of work। तो इन्होंने यही कहा कि अगर कोई हम साइक्लिकली ऑपरेटिंग मशीन या डिवाइस की बात करें, तो ये जरूरी नहीं कि वो एक ही सोल इफेक्ट, मतलब उसका एक इफेक्ट अगर केवल देखें, जो कि एक जगह से एनर्जी एब्जॉर्ब करे, एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम हीट, हीट के फॉर्म में एक एनर्जी एब्जॉर्ब करे किसी एक सोर्स से, सिंगल रिजर्वायर से, और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर दे। ये
इम्पॉसिबल है। ये क्या है? इम्पॉसिबल। तो सेम चीज को इन्होंने भी कहा, ठीक है, बस इन्होंने थोड़े से टर्म अलग यूज किए, जैसे इक्विवेलेंट कहा, दूसरा रिजर्वायर की बात की, ठीक है। तो आप आगे पढ़ोगे कि जो आप सिंक की बात करेंगे प्लस रिजर्वायर की बात करेंगे, जब हम कार्नट की बात करेंगे तो वहां पे इन दोनों चीजों का भी जिक्र करेंगे। नेक्स्ट है एज पर प्लैंक प्रिंसिपल। 1926 में प्लैंक ने एक प्रिंसिपल दिया और उसे जो है बेसिकली कह सकते हो कि प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग सेकेंड लॉ के ही, और वो उनके पहले लॉ से ही थोड़ा थोड़ा मैच था, लेकिन उन्होंने थोड़ा टर्म बदल दिया, ठीक है। देखो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय एन एडियाबैटिक प्रोसेस throughout the duration of which the volume of system remains constant, ठीक है। तो ये उनका पूरा स्टेटमेंट था। अब इसको समझते हैं कि इन्होंने इस स्टेटमेंट में कहा क्या। बेसिकली ये कहा कि जो इंटरनल एनर्जी है, मतलब टोटल हीट कंटेंट है आप एक क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम वो जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर हो ना हीट का, इज इंक्रीज्ड, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाई एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब अगर हम क्यू को कांस्टेंट रखें, ठीक है, क्यू को कांस्टेंट रखें तब भी हम इसके जो है मतलब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ विच द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब हम उसमें कुछ अदर मैकेनिकल वर्क कर दें जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें लेकिन प्रेशर को हम बढ़ा के वर्क करेंगे, तो वो वर्क इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब ये इंटरनल एनर्जी इनको इंक्रीज करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो प्रोसेस रुका नहीं है, और प्रोसेस रुका नहीं है तो उसकी इंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब इंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, यही कहने का तरीका है। लेकिन अब देखो यहाँ इन्होंने क्या किया, एडियाबैटिक यूज किया टर्म। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगेन आप देखोगे तो आप कहेगे कि डी क्यू क्या हो गया, जीरो, और डी क्यू बाई टी क्या हो गया, जीरो, ठीक है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ सिस्टम को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर वगैरह को हम इंक्रीज करके थ्रू आउट द सिस्टम हम उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है, टर्म भी एडियाबैटिक यूज किया है, लेकिन आगे अलग से कह रहे हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, प्रेशर को बढ़ा लो, कुछ और बढ़ा लो, और अगर ऐसा करते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इंट्रोपी भी बढ़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो क्यू है ये बेसिकली हमारा दो तरह का है, आप आगे पढ़ोगे क्यू बी और क्यू पी, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी कब आता है? जब हम क्यू वी की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम जैसे ही कहोगे ये डी यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और डी यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी तब इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो सेम चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, और जैसा कि मुझे मिला वैसा ही मैंने लिखा, बस समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया। नेक्स्ट, एक बहुत ही जी, यहाँ पे दो तरह के देखो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पहला तो जो हमारे पास फार्मूला है वो है डेल्टा एस इक्वस टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ठीक है। ये एक फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास, डी एस इक्वस टू डी क्यू बाई टी। तो अभी सिंस हमने फेज ट्रांसफॉर्मेशन में गए नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात नहीं की है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास केवल केवल दो फार्मूले हैं। अगर हीट कंटेंट दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, तो आप इसको लगाओगे, और दोनों बहुत ही सिंपल है। दोनों इसलिए सिंपल है क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू दी होगी और यहाँ टेम्परेचर दिया होगा। अगर वो प्रोसेस में कह देता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो ये डेल डेल यू की वैल्यू, सॉरी यू की बात करेगा, इंटरनल एनर्जी। और अगर वो कह देता है कि नहीं कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो एच की बात करेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, इन दोनों की वैल्यू देगा और आपसे डेल्टा एस कम पूछेगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, जो वैल्यू दी है उसको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दो। सेकेंड, हमने थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री का यूज करते हुए एक प्रॉब्लम ली है जिसमें आपकी थर्मोकेमिस्ट्री जो पिछले यूनिट में थी वो भी कवर हो जाए हल्की सी। देखो,
सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने ये क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एस नॉट ऑफ CO2 गैस व्हेन given standard entropies of CO2 gas, carbon solid, O2 gas are 213.6, 5.740, 205.0 जूल पर केल्विन रेस्पेक्टिवली। मतलब ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, एंड इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। कार्बन सॉलिड रिएक्ट विद CO2 गैस एंड फॉर्म कार्बन सॉलिड रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म CO2 गैस। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो आप देखो, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर दो ऑक्सीजन, इधर दो ऑक्सीजन, एवरीथिंग बैलेंस। अगर बैलेंस है तो आप इसका डेल्टा फॉर्मेशन एस नॉट लिख सकते हो। ये हो जाएगा एस नॉट CO2 माइनस का एस नॉट कार्बन सॉलिड प्लस का जो फाइनली क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और इनिशियली ये दो है, तो इन दोनों की इंट्रोपीज को सम कर दो और जो प्रोडक्ट की इंट्रोपी है उसको। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जो इनकी करस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिव वैल्यू थी उसको रख दिया। एस नॉट CO2 की ये वैल्यू, एस सी की ये वैल्यू, और इसकी ये वैल्यू। ठीक है, एस नॉट O2 क्लियर। इनके बेसिस पे बस इनको सम किया ब्रैकेट में, विद इन ब्रैकेट, और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करते ही वेरी इजिली आप आंसर को गेट कर देते। ये बहुत ही आसान है इस पे आने वाले क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें हमने थर्मोकेमिस्ट्री इसलिए किया कि आपका थर्मोकेमिस्ट्री का भी एस्पेक्ट होता रहे जो आप